नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले स्वागत है आप सभी को आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के तरफ से मैट्रिक के छात्रों के जो ऑफिशियल मॉडल सेट जारी किया गया है उनमें से नॉन हिंदी के जितने भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया गया है तो उस पर मैं डिस्कशन करूंगा और जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया गया उसका मैं 110% आंसर सही बताने वाला हूं। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर और नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा। दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस बार के बोर्ड एग्जाम में पैटर्नों को लेकर के बदलाव हुआ है। पहले आप लोगों को 50 अंकों की उत्तर देने के लिए मात्र 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया जाता था, लेकिन इस बार 50 अंकों की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपको दो गुने ऑप्शन मिलेंगे, अर्थात 100 क्वेश्चन दिया जाएगा जिसमें से आपको किसी 50 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। तो आप लोगों को ये बहुत बड़ा खुशखबरी भी है कि आप लोगों को जो क्वेश्चन आएगा उस क्वेश्चन को टिकअप करते जाएंगे और 50 क्वेश्चन पूरा देंगे। ठीक है, तो चलिए बिना समय गंवाते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन है कि चिमटा देखकर अमीना के मन में कैसा भाव जगा। तो देखिए, पहले तो चिमटा देख करके अमीना के मन में क्रोध का भाव जगा था, उसके बाद उसका क्रोध जो है वो स्नेह में बदल गया, अर्थात स्नेह के अतिरेक में मन गदगद हो गया। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, पर्वतों को काट कर सड़क बना देते हैं, वे किस कविता की पंक्ति है। तो ये करमवीर की है। ठीक है, जो कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, बाल गोविंद भगत हर वर्ष कहाँ जाते थे। तो देखिए, बाल गोविंद भगत जो है वो हर वर्ष गंगा स्नान जाते थे और उनके गांव से जो गंगा स्नान की दूरी थी वो 30 कोस थी। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, गंगा स्नान करने। इसके बाद चौथा क्वेश्चन है, गांव से ईदगाह कितनी दूर था। तो देखिए, गांव से ईदगाह की जो दूरी थी वो 3 कोस थी, जो कि ऑप्शन डी में है, वो सही आंसर है। इसके बाद पांचवा क्वेश्चन है, कभी सैकड़ों मरुभूमि में क्या बहा देने की बात करता है या कहता है। तो ये जो है वो करमवीर पाठ से लिया गया है, जो कि उसमें बताया गया है जो है कभी सैकड़ों मरुभूमि में जो करमवीर होते हैं वो नदियाँ बहा देने की बात करता है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, नदियाँ। इसके बाद अगला क्वेश्चन, छठा नंबर क्वेश्चन है कि जो कुछ खेत में पैदा होता सिर पर लाद कर पहले उसे साहब के दरबार में ले जाते, किस पाठ की पंक्ति है। तो ये बाल गोविंद भगत पाठ की पंक्ति है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन है, चारों ओर जंगल और पहाड़ के बीच में प्राकृतिक की लीला स्थली है। तो ये जो पार्ट है वो हुंड्रू का जलप्रपात है। क्या है? हुंड्रू का जलप्रपात, जो कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन है, किसकी मरैया के पास बड़े बड़े बाबू लोग की सवारियाँ बंधी रहती थी। तो ये सिरचन के मरैया के पास जो है वो शीतलपट्टी बिनवाने के लिए बड़े बड़े बाबू लोगों की सवारियाँ बंधी रहती थी। तो सिरचन के मरैया के पास ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, बच्चे की दुआ कविता किसकी रचना है। तो ये मोहम्मद इकबाल जी के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, कवि ने जिंदगी को किस सूरत में गुजारने की की दुआ मांगी है। तो ये बच्चे की दुआ पार्ट में है, सम की सूरत हो, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी सम की सूरत हो खुदाया मेरी। तो सम की जैसे। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। इसके बाद है, अशोक ने किस युद्ध में शस्त्र त्याग दिया था। तो ये कलिंग युद्ध में शस्त्र त्याग दिया था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। इसके बाद है 7 नंबर क्वेश्चन, अशोक ने बौद्ध भिक्षु के सामने किस बात की प्रतिज्ञा की थी। तो वो थी सत्य और अहिंसा का धर्म चुनेंगे, जो कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जब मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या का उदय होता है तो वह क्या करता है। तो सामने का सूर्य उसे जो है मध्यम सा दिखने लगता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में। इस पंक्ति में उल्लेखित मोको शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है। तो वो ईश्वर के लिए प्रयोग किया गया है, जो कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। मोको का मतलब होता है मुझको। ठीक है, तो ईश्वर कहते हैं कि मुझको कहाँ ढूंढ रहे हो बंदे, मैं तो तेरे पास में। ठीक है, तो ईश्वर के लिए ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत की अस्मिता का अभेद्य कवच किसे कहा गया है। तो भारत की अस्मिता का जो अभेद्य कवच कहा गया है वो विक्रमशिला विश्वविद्यालय को कहा गया है, जो कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति कौन थे। तो प्रथम आचार्य कुलपति हरिभद्र थे, जिसे शांतिभद्र के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा।
दीदी की डायरी किसके द्वारा लिखी गई है? तो दीदी की डायरी किसी के द्वारा लिखी गई नहीं है, वो संकलित है पाठ्य पुस्तक विकास समिति द्वारा। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, संकलित। इसके बाद है 18 नंबर क्वेश्चन, स्कूल जाने के लिए घर से निकली तब कौन छींका? तो ये दीदी की डायरी पार्ट में जब स्कूल संजू जा रही थी तो उस समय रिक्शा वाला ने छींक दिया। तो उनकी दादी कह रही है कि बेटिया सामने की छींक है, आज स्कूल न जा। ठीक है, फिर भी संजू अपने स्कूल गई और प्रदर्शन की तो उन्हें अच्छा पुरस्कार मिला। तो रिक्शा वाला ने छींका था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद है पीपल कविता किस से हमारा आत्मीय परिचित करवाती है? तो वो जो है प्राकृतिक के विविध रूपों से परिचित कराती है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद दीनबंधु निराला बराबर किसे लिखते थे? तो दीन लोगों को लिखते थे। कौन? दीन लोगों, जो कि ऑप्शन ए है। ठीक है, इसके बाद है मेरे पैर जलते हैं चप्पल ला दो काका, किसने कहा? तो ये जो है वो खेमा ने कहा था कसारा को। ठीक है, जो कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, खेमा। अपने पैरों पर पानी गिराने से खेमा को तसल्ली क्यों मिलती थी? तो देखिए अपने पैरों पर जो है पानी गिराने से खेमा को इसलिए तसल्ली मिलती थी क्योंकि नंगे पैर में जलन से जो है आराम मिलता था। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। इसके बाद है गुड़िया के पिता पेशे से क्या थे? तो गुड़िया के पिता जो थे ड्राइवर थे। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। ठीक, इसके बाद है जैनब खानम को कराटे में क्या प्राप्त है? तो ब्लू बेल्ट प्राप्त है, जो कि ऑप्शन बी है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है जननायक कर्पूरी ठाकुर ने कॉलेज का त्याग कब किया? तो वो जो है अगस्त की क्रांति, जो 1942 में अगस्त की क्रांति हुई थी, तो उस समय उन्होंने अपने कॉलेज का त्याग कर दिया, जो कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। उज्ज्वल का संधि विच्छेद है? तो देखिए उत्जोड़, जो कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, उज्ज्वल। इसके बाद है ठ का उच्चारण स्थान क्या है? तो ठ का उच्चारण स्थान होता है मूर्धा, जो कि ऑप्शन ए में है। इसके बाद अगला क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? तो उसे हम संधि कहते हैं, जो कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। इसके बाद है बुलबुल पंछी कब गाने लगती है? तो वो बुलबुल पंछी जो है वो वर्षा की फुहार जब पड़ती है तो वो गाने लगती है। तो वर्षा के फुहार पड़ने पर ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन है कामिनी कंचन का त्याग करके कौन गृहस्थ आश्रम में ही सन्यासी बने? तो वो जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला अर्थात दीनबंधु निराला बने। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाए। दीनबंधु निराला के लेखक कौन है? तो सूर्यकांत आचार्य शिवपूजन सहाय है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। झरना के एक ओर का जंगल रांची में है, तो एक ओर का जंगल हजारीबाग में, जो कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, हजारीबाग में। इसके बाद है हुंड्रू की झरना की ऊंचाई कितनी है? तो 243 फीट है, जो कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। इसके बाद है दीर्घ सांस न लेहु दुख सुख साई ही न भूल, किस कविता की पंक्ति है? तो ये जो पंक्ति है वो आप लोग याद रखेंगे, ये ऑप्शन ए बिहारी के दोहे से है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन है किसकी विदाई होने वाली थी? तो लेखक की जो है ना दीदी की विदाई होने वाली थी। तो 35 का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन लेखक की छोटी बहन की विदाई होने वाली थी। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, बी इसका सही आंसर हो जाएगा, लेखक की छोटी बहन की। इसके बाद 36 नंबर क्वेश्चन है पहले ऐसा जानती कि मोहर छाप वाली धोती देने से ही अच्छी चीज़ बनती है तो भैया को खबर भेज देती, किसने कहा? तो ये जो है ना ठेस कहानी में बताया गया है, वो बता रही थी। 36 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मझली भाभी ने। तो मझली भाभी ने कही थी। इसके बाद 37 नंबर क्वेश्चन है सुदामा चरित कविता किसकी रचना है? तो ये जो है नरोत्तम दास की रचना है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेपोलियन किससे स्पर्धा करते थे? तो वो सीजर से स्पर्धा करते थे। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, 38 का ए। मात्रा की दृष्टि से स्वर को कितने प्रकार में बांटा गया है? तो दो प्रकार में, हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर। ऑप्शन बी सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इनमें शुद्ध शब्द कौन है? तो देखिए इनमें जो शुद्ध शब्द है वो ज्येष्ठ है, जो कि ऑप्शन डी में है। ठीक है, इसके बाद जुलाई कौन सा शब्द है? तो देखिए जब जुलाई जो है वो एक महीना का नाम है, तो महीना का नाम रहे, साल का नाम रहे, तो वो जो होते हैं वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, व्यक्तिवाचक।
पत्र का स्त्रीलिंग क्या होगा? देखिए पत्र का लिंग निर्णय करें तो पत्र जो है वो क्या है? तो आप लोग याद रखेंगे पत्र जो है एक प्रकार की पुल्लिंग है, जो कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, 42 का ए। इसके बाद 43 है, मुझसे रोटी नहीं खाई गई। इस वाक्य में से किस कारक की चिन्ह है? तो कर्ता ने कर्म को करण से, तो वो किया लेकिन रोटी नहीं खाई गई, तो करण कारक है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। इसके बाद है परिचारक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो परिचारक शब्द का जो स्त्रीलिंग रूप होता है वो परिचारिका होता है, जो कि आपके ऑप्शन ए में मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, परिचारिका। इसके बाद है जो कोई किस सर्वनाम का उदाहरण है? देखिए जो कोई, तो ये जो है ना आप लोग याद रखेंगे, ये जो है जैसे संयुक्त सर्वनाम जो कोई, तो संयुक्त सर्वनाम है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, 45 का सी। इसके बाद है चमक शब्द का विशेषण कौन है? तो देखिए चमक का शब्द का विशेषण जो हो जाएगा वो चमकीला हो जाएगा, तो 46 का जो ऑप्शन हो जाएगा बी चमकीला। अनुवाद में उपसर्ग है, तो अनुवाद में उपसर्ग है अनु, जो कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। यथा कर्म कौन सा समास है? तो यथा कर्म जो है वो तत्पुरुष समास है, जो कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। तो 48 का यथा कर्म में जो समास हो जाएगा वो अव्ययी भाव हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। इसके बाद 49 नंबर क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री कौन पदबंध का उदाहरण है? तो ये आप लोग याद रखेंगे कि भारत के प्रधानमंत्री का जो पदबंध है वो विशेषण पदबंध है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद है आनंद शब्द का पर्यायवाची है, तो आनंद का जो शब्द का पर्यायवाची होगा वो प्रमोद होगा, जो कि ऑप्शन सी है। आशा शब्द का विलोम है, तो आशा का निराशा, जो कि ऑप्शन बी में है। इसके बाद है जल में जन्म लेने वाला के लिए एक शब्द है, तो देखिए जल में जो जन्म लेता है उसे जलज कहते हैं, जो कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अंक भरना मुहावरे का अर्थ है, तो देखिए अंक भरना मुहावरे का अर्थ है स्नेह से लिपटा लेना, तो स्नेह से लिपटा लेना, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। वर्षा के लिए मेघ चाहिए किस कारक का उदाहरण है? तो कर्ता ने कर्म को संप्रदान को के लिए, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना वो आप लोग याद रखेंगे 54 का जो आंसर हो जाएगा कारक में आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन ए हो जाएगा संप्रदान को के लिए, तो संप्रदान ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। 55 का है घर की मुर्गी दाल बराबर मुहावरे का अर्थ है, तो देखिए घर की मुर्गी दाल बराबर मतलब अपने आदमी को कम महत्व देना, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। एक एक का संधि विच्छेद है, तो एक जोड़ एक जो है एक एक होता है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। संधि के कितने भेद होते हैं? तो संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। पाठशाला पठन पाठन के लिए इस वाक्य में पाठशाला क्या है? तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। हमारे हिसाब से इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा पदबंध। इसके बाद अगला क्वेश्चन है इनमें शुद्ध वाक्य क्या है? तो देखिए इनमें जो शुद्ध वाक्य है जैसे मेरे काला बकरी मीठा दूध देते हैं, ये तो गलत है, काली बकरी होगा, काला बकरी नहीं होगा। आपके घड़ी में क्या बजे बजी है? तो क्या बजी है, कितना बजे है नहीं, क्या बजी है, ये भी नहीं होगा। उसके चाचा की लड़की हुई है, चाचा की थोड़ी लड़की होती है, चाची की होती है। कमरा लोगों से लबालब भरा है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेता का स्त्रीलिंग होता है, तो नेता का स्त्रीलिंग होता है नेत्री, जो कि ऑप्शन ए में है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 61 नंबर क्वेश्चन, ईदगाह शीर्षक कहानी के रचनाकार कौन है? तो ईदगाह शीर्षक कहानी के रचनाकार प्रेमचंद है, तो आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 62 नंबर क्वेश्चन है, नमाज खत्म होने के बाद लोग क्या कर रहे थे? तो ये ईदगाह में भी है, आपस में गले मिल रहे थे, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, गले मिल रहे थे। बाल गोविंद भगत शीर्षक पाठ में बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्सर्ग किस दिन देखने को मिला? तो जिस दिन उनके बेटे की मृत्यु हो गई उस दिन उनके संगीत साधना का जो है वो चरम उत्सर्ग देखने को मिला, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा।
64 नंबर क्वेश्चन है, हुंडरू का जलप्रपात यात्रा वृत्तांत किसने लिखा है? तो ये जो लिखा है वो कामता प्रसाद सिंह उर्फ काम लिखा है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठेस शीर्षक कहानी में कौन दौड़ते हुए प्लेटफॉर्म पर आया? तो वो सिरचन आया था शीतलपट्टी लेकर के। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 66 नंबर क्वेश्चन है, अशोक का शस्त्र त्याग शीर्षक पाठ में मगध के सैनिकों की शिविर कहाँ लगे थे? तो वो मैदान में लगे थे। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चिकित्सा का चक्कर शीर्षक पाठ में डॉक्टर ने दांत बनवाने के लिए कितने रुपये बताए? तो देखिए, एक दांत का 3 रुपया बताया था। इस प्रकार से टोटल दांत का जो था वो 96 रुपया बताया था, लेकिन उनको 6 रुपया छूट दे रहा था तो 90 रुपया में कर रहा था। लेकिन उसका जो अतिरिक्त चार्ज था, दांत बनाने का जो अतिरिक्त चार्ज था वो 150 रुपया था। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा 150। इसके बाद जो है, जननायक कर्पूरी ठाकुर शीर्षक पाठ में कर्पूरी ठाकुर कब से कब तक लगातार विधानसभा के सदस्य निर्वाचित होते रहे? तो वो 1952 से लेकर के 1988 तक जो है विधानसभा के सदस्य निर्वाचित होते रहे। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। खेमा शीर्षक पाठ में तुझे तेरे सेठ कितने रुपये देते हैं किसने पूछा? तो वो लेखक जी पूछे थे। कौन? लेखक जी, जो कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद 70 नंबर क्वेश्चन है, दीनबंधु निराला शीर्षक पाठ में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला अपने मित्रों के लिए क्या थे? तो आप लोग याद रखेंगे, इसमें जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो मुक्त सहत दोस्त परस्त थे। तो मुक्त हस्त दोस्त परस्त थे। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद है, राह भट्ट के हिरण के बच्चे को शीर्षक कविता के अनुवादक है। तो देखिए, राह भट्ट के हिरण की बच्चे जो डॉक्टर नी वियतनाम के द्वारा लिखा गया है, उसका जो अनुवादक है वो आप लोगों से पूछा जा रहा है। तो याद रखेंगे, इसका सही आंसर होगा राजेंद्र प्रसाद मिश्र, जो कि ऑप्शन बी में है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। झांसी की रानी शीर्षक कविता में सिंघनी किसे कहा गया है? तो झांसी की रानी शीर्षक कविता में सिंघनी जो है वो रानी लक्ष्मीबाई को कहा गया है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। खुशबू रचते हैं हाथ कविता के रचनाकार कौन है? तो अरुण कमल है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। निंद्रा में ही होता प्रभात कट जाती है इस तरह रात फिर वही वही बता रे वही बता। तो ये जो है ना, वो किस कविता की पंक्ति है? तो वो पीपल की है। किसकी है? पीपल, जो कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। कबीर के किस पद में कागज की लेखी की जगह आखन की देखी हुआ है? तो कबीर के 2 पद है उसमें, ठीक है। पहले पद में ही बताया गया है कागज की लेखी और आखिन देखी, ठीक है। तो ऑप्शन नहीं कहते हैं, मैं कहता हूँ आखन देखी, तू कहता का गद की लेखी, मेरा तेरा मनमा कैसे एक होई रे। तो ये पहले पद में है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। दूर दुनिया का मेरे दम से अंधेरा हो जाए, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? तो ये बच्चे की दुआ से है, ठीक है। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिनकी सम की सूरत हो खुदाया मेरी, उसी में है, ठीक है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 77 नंबर क्वेश्चन है, बिहारी के दोहे शीर्षक कविता में बिहारी किससे अपनी सांस्कारिक या सांसारिक बाधाओं को दूर करने की प्रार्थना करते हैं? तो बिहारी की दोहे में जो है वो लेखक श्री कृष्ण प्रिया राधा से करते हैं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, कृष्ण प्रिया राधा से। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 78 नंबर क्वेश्चन है, कोस कितने ही चले पर वे कभी थकते नहीं, ठीक है। तो इस किस शीर्षक कविता की पंक्ति है? तो वो करमवीर की है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद है, कवि शंकर शैलेंद्र की रचना है तो तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत में यकीन कर। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अपनी गरीबी दूर करने के लिए सुदामा जी किसके पास गए? तो वो भगवान श्री कृष्ण के पास गए। तो भगवान श्री कृष्ण, क्योंकि श्री कृष्ण जो थे वो सुदामा के दोस्त थे, तो द्वारका गए थे कौन? सुदामा जी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद है, ट का उच्चारण स्थान है, तो ट का उच्चारण स्थान जो है वो मूर्धा है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। सरोवर शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो सरह जोरवर, जो कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, ये विसर्ग संधि है। इसके बाद अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, उस मूल ध्वनि को क्या कहते हैं जिसका खंड न हो? तो उसे वर्ण अर्थात अक्षर कहते हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। 84 नंबर क्वेश्चन है, इनमें शुद्ध शब्द है
तो इसमें जो शुद्ध शब्द है वो व्यवहार, जो कि बिहेवियर होता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। इसके बाद है भारत कौन सा संज्ञा है, तो किसी देश का नाम रहे, किसी व्यक्ति का नाम रहे, या किसी दिन का नाम रहे, या किसी महीना का नाम रहे, तो वो जो होते हैं वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। जाति शब्द का लिंग निर्णय करें, तो जाति जो है वो स्त्रीलिंग है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। तो 86 का ए। इसके बाद 87 नंबर क्वेश्चन है, नीम शब्द है, तो नीम जो है वो तत्सम शब्द है। ठीक है, ये संस्कृत भाषा की शब्द है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो है अधिकरण कारक की विभक्ति है, तो अधिकरण कारक के अधिकरण में पर होता है। क्या होता है? अधिकरण में पर। कारक के 8 भेद, ठीक है, तो इसमें अधिकरण में पर जो होता है वो उसकी विभक्ति है अधिकरण कारक के। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद है हरि मोहन को मारता है, हरि मोहन को मारता है, किस कारक का उदाहरण है? तो कर्ता ने कर्म को, तो कर्म कारक का उदाहरण है, को आ रहा है ना। इसके बाद है मैं वह काम अपने ही कर लूंगी या लूंगा, किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो अपने आप कर रहा है, तो क्या है? निजवाचक सर्वनाम है, जो कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। मैं पढ़ रहा हूँ किस काल का उदाहरण है? तो देखिए, मैं पढ़ रहा हूँ ये वर्तमान काल को दर्शा रहा है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। खूब शब्द है, तो खूब जैसे तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। देखिए, खूब जो है एक फारसी शब्द है, इसीलिए ये विदेशी शब्द हुआ, तो विदेशज इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद विनाश में उपसर्ग है, तो विनाश में वी उपसर्ग है, जो कि ऑप्शन बी में है, वो वाला बी उपसर्ग है। ठीक है, इसके बाद है पूजनीय, पूजनीय शब्द में प्रत्यय है, तो पूजनीय, 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 अन्य, 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 तो अन्य इसका प्रत्यय हो जाएगा ऑप्शन सी। इसके बाद पत्थर शब्द का विशेषण है, तो देखिए पत्थर शब्द का जो विशेषण होता है वो पथरीला होता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। समास का क्या अर्थ है? तो समास का अर्थ होता है संक्षेप। ठीक है, संक्षेप। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। लाभ की इच्छा के लिए एक शब्द है, तो लाभ की इच्छा के लिए जो एक शब्द होता है वो लिप्सा होता है, जो कि ऑप्शन सी में है। इसके बाद 98 नंबर क्वेश्चन है, लल्लो चप्पो करना मुहावरे का अर्थ है, तो देखिए खुशामद करना जो होता है वो लल्लो चप्पो करना होता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, खुशामद करना। इसके बाद है 99 नंबर क्वेश्चन है, सम्मान शब्द का विलोम है, तो सम्मान जहाँ पे करेगा उसका निकट विलोम हो जाएगा अपमान, जो कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। इसके बाद 100 नंबर क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन है कि देशभक्ति शब्द कौन सा समास है? तो देशभक्ति शब्द कौन सा समास है? तो वो एक प्रकार की तत्पुरुष समास है। तो इस प्रकार से मैंने कुल 100 प्रश्नों के उत्तर बताए हैं। तो आप लोगों को इस क्वेश्चन को अच्छे से तैयारी कर लेना है, क्योंकि इसमें से अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, और मैंने अपने बुक से, ठीक है, बुक में जितने भी क्वेश्चन थे उससे मैंने इम्पोर्टेंट जो है वो 200-250 ऑब्जेक्टिव बता ही दिए हैं। तो आप लोग उसका भी तैयारी कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूंगा तुरंत आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।